हेलो साथियों, नमस्कार। देखिए, जो मेरे चैनल है उस पे आपको लगातार नई से नई प्लेलिस्ट मिलती जाएंगी और रेगुलर उनके अपडेटेड वीडियोस आते रहेंगे। तो आज से जो है हम लोग एनवायरनमेंट और इकोलॉजी की बात करेंगे। और एनवायरनमेंट को पढ़ने के लिए हमें इकोलॉजी जो है पारिस्थितिकी तंत्र, उसके बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। तो आज जो है पूरा इकोलॉजी पर बेस्ड रहेगा, क्योंकि कई स्टूडेंट्स की मुझे दरख्वास्त आई थी इसी रिगार्डिंग में कि एनवायरनमेंट की क्लासेस। तो देखिए, एनवायरनमेंट जो है वो बेसिकली जितने भी जो टीचर्स के एग्जाम्स होते हैं, है ना, विशेषकर पीआरटी, तो उनका स्पेशल एनवायरनमेंट का सेक्शन होता है ना। उनके 30 क्वेश्चंस जो एनवायरनमेंट के आते हैं, तो ये एक मेजर सेक्शन हो जाता है। और आजकल क्या है, जो जनरल साइंस है उसमें से एनवायरनमेंट इकोलॉजी के प्रश्न बहुत ज़्यादा आने लग गए हैं, क्योंकि डे बाय डे द एनवायरनमेंट इज डिटेरियोरेटिंग का मतलब क्या है, लगातार वो क्षीण होता जा रहा है, खराब होता जा रहा है। तो इसलिए हमको जनरल साइंस का मतलब ये है कि जनरल टर्म्स के बारे में हमको पता होना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो एनवायरनमेंट इकोलॉजी है वो जियोग्राफी मतलब भूगोल से भी बहुत ज़्यादा लिंक्ड है। तो देखिए, सभी सब्जेक्ट आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। तो आज से जो हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं वो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो देखिए, डिस्प्ले पे आपको दिख रहा है इकोलॉजी, इसका मतलब होता है पारिस्थितिकी तंत्र। और देखो, पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, सजीव और अजीव के बीच में जो रिलेशन है ना, द रिलेशन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक, वही इकोलॉजी है। और आपस में कैसे पारिस्थितिकी तंत्र, देखिए आपको ये भी पता होगा कुछ पारिस्थितिकी तंत्र बहुत स्ट्रांग होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल समुद्र का पारिस्थितिकी तंत्र को बहुत ही सॉलिड माना जाता है। जो फॉरेस्ट है वहाँ पर है ना, सभी जीव जंतु आपस में इतने ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट है कि वो है ना, कभी भी एक जीव पूरी तरह से जो है विलुप्त या एक्सटिंक्ट भी हो जाएगा तो भी दूसरे जीव की आवश्यकता पूरी हो सकती है। तो इस तरह से क्या होता है, द इकोलॉजी कैन बी रेजिलियंट। और इसीलिए इकोलॉजी जो है पारिस्थितिकी तंत्र वो एक लचीला हो सकता है, उसमें ऐसा नहीं होगा कि पूरी तरह से जो है ना सिस्टम तबाह हो जाए। तो लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जैसे डेजर्ट, वहाँ पर है ना बहुत लिमिटेड जीव जंतु है, तो उनकी इंटरडिपेंडेंस आपस में बहुत ज़्यादा होती है और एक जीव के खत्म होने पर दूसरी प्रजातियाँ भी खत्म होने लगती है। तो देखिए, इकोलॉजी जो है ना, इसी के कारण हमारा जो पूरा पारिस्थितिकी तंत्र है, इवन मानव भी जो है वो भी पारिस्थिति का एक छोटा भाग है। तो हमें इकोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। तो हम लोग जो है इसके बेसिक टर्म से शुरुआत करते हैं। इको जहाँ भी शब्द है इसका मतलब हैबिटाट, और हैबिटाट का मतलब आवास, घर, रहने का स्थान। और है ना, नोमास जो होता है वो तो नियम होता है, और लॉजी जो है उसका मतलब अध्ययन होता है। तो इकोलॉजी का मतलब आवास का अध्ययन, जो हमारे आसपास जो जगह है आवास का अध्ययन को क्या बोलते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है जीवों का वातावरण, एनवायरनमेंट के साथ जो अध्ययन है उसे ही क्या बोल रहे हैं, इकोलॉजी कह रहे हैं। तो यही मैंने बोला आपको कि जो जीव जंतु है, फ्लोरा एंड फोना है, हाउ दे आर रिएक्टिंग और यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज फ्रॉम एबायोटिक, अजीव से, है ना। जैसे पादप जो है वो जमीन में उग रहा है तो वहाँ से बहुत सारे न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ ले रहा है, और 17 अलग अलग प्रकार के ना बेसिक न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं मिनरल के रूप में पादप को। क्या आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि वो 17 जो बेसिक एलिमेंट है जो पादप को चाहिए होते हैं वो कौन कौन से हैं? ये एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है कि निम्न में से कौन सा आवश्यक जो है पदार्थ हैं या तत्व हैं जो कि पादप के उत्पत्ति के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो एक एक बात आ रही है ना, जो मैं एक एक पॉइंट बोल रहा हूँ वो एक एक पॉइंट एग्जाम में कई बार आया हुआ है। तो जैसे देखिए, इकोलॉजी शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था, ऐसा प्रश्न है ना पीआरटी वगैरह के पेपर में कई बार आया। अर्नेस्ट हैकल ने 1866 में किया था, 1866। और आपको याद आ रहा होगा जब बायोलॉजी पढ़ते हैं तो 1866 को ही आनुवांशिकता का वर्ष भी कहते हैं, ईयर ऑफ जेनेटिक्स, क्योंकि इस 1866 में ही जो है ग्रेगर मेंडल ने, है ना, मटर के दानों पर 7 साल से जो परीक्षण कर रहे थे उसके आधार पर प्रूफ किया था कि जो जीव हैं और या जो भी पादप हैं उनमें जो है ना अपने एंटेसेडेंट, जो उनके पूर्वज हैं, उनके गुण आते हैं। तो यही बात, तो ईयर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा गया है, 1866 को ग्रेगर मेंडल ने परीक्षण करके मटर के दानों पर बात बताई थी, है ना। आप मुझे बता सकते हैं ईयर ऑफ 2016 को किस वर्ष के नाम से घोषित किया गया था, और 2019 और 2020 इन सभी वर्षों को आप मुझे बताइए किन किन वर्षों के नाम से घोषित किया था। जैसे कि 1866 को ईयर ऑफ
ईयर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से घोषित किया था, राइट। तो अब आगे चलते हैं। ये प्रश्न मैं पहले पूछ चुका हूं आपको, कई सारी क्लासेस में क्या होता है मैं आपस में चीज़ें पूछता रहता हूं। आप बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पे, आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। तो देखिए अभी एनवायरनमेंट की प्लेलिस्ट जो है वो पूरी तैयार करने वाला हूं मैं। तो देखिए रिटर जो है, कार्ल रिटर, इन्हें ही फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है। लेकिन भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र के जनक, ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में आया, भारतीय पारिस्थितिकी, इंडियन इकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी इज रामदेव मिश्र, ठीक है। और इकोलॉजी का दूसरा नाम क्या है? बायोनॉमिक्स। कैसे बना है? बायो इकोनॉमिक्स। जिस तरह से इकोनॉमिक्स में हम लोग ये देखते हैं, है ना, आपको इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट भी मेरी तैयार है, आप देख सकते हैं, बहुत ही सॉलिड रूप से। मैं जो रमेश सिंह बुक है उसको हिंदी इंग्लिश दोनों में कवर कर रहा हूं। रमेश सिंह जो है एक तरह से बाइबल ऑफ इकोनॉमिक्स मानी जाती है। इकोनॉमिक्स का सारा निचोड़ दे रखा है, यूपीएससी लेवल पे पूरा कंटेंट जो है मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो वहां पर आप देख सकते हैं इकोनॉमिक्स वाले प्लेलिस्ट में। तो देखिए इकोलॉजी का दूसरा नाम जो है वो बायोनॉमिक्स है। बायोनॉमिक्स जो है इसका मतलब बायो इकोनॉमिक्स। बायो इकोनॉमिक्स का मतलब इकोनॉमी में क्या होता है कि क्या लेन देन क्या है, तो उसी तरह से जीव जंतु का इस पर्यावरण, वातावरण या अजैव से क्या लेन देन है, यही बायोनॉमिक्स है। तो आपसे पूछा जाए व्हाट इज द अदर वर्ड फॉर इकोलॉजी, दैट इज बायोनॉमिक्स, राइट। अब देखिए इकोलॉजी दो प्रकार की होती है, एक तो है स्वपारिस्थितिकी मतलब ऑटेकोलॉजी, है ना, ये प्रजातीय पारिस्थितिकी भी कहलाती है। लेकिन इसका क्या है, एक ही जीव का वातावरण के साथ जो संबंध है उसको ऑटेकोलॉजी कहते हैं। मतलब स्वपारिस्थितिकी तंत्र, जैसे मानव है तो मानव का रिलेशन किस तरह से जो है वातावरण के साथ है, तो वो स्वपारिस्थितिकी कहलाएगा, दैट इज व्हाट, ऑटेकोलॉजी। और समपारिस्थितिकी क्या कहलाएगा? समपारिस्थितिकी का मतलब है सिनेकोलॉजी, है ना। सिनेकोलॉजी का मतलब पूरे के पूरे समुदाय का वातावरण के साथ क्या संबंध है ना। जैसे जहाँ पे मान लीजिए एक स्थान विशेष में जितनी भी प्रजातियां, जीव जंतु पाए जाते हैं उनका आपस में क्या संबंध है, इसे क्या बोलते हैं? सम पारिस्थितिकी या सिंकेनोलॉजी, राइट। तो ये बात आपको एक याद रखनी है ना। इसको और भी क्या बोलते हैं? सामुदायिक पारिस्थितिकी और कम्युनिटी इकोलॉजी भी कहते हैं। देखिए एनवायरनमेंट के ऊपर है ना आजकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने लग गए हैं, जिस प्रकार स्पेस टेक्नोलॉजी पर, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर क्वेश्चन पूछे जाने लग रहे हैं। तो देखिए ये जो सेक्शन है इसको मैं एनवायरनमेंट को बहुत इन डेप्थ करवाऊंगा, क्योंकि यूपीएससी में भी बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अब देखिए तो जो संगठन है, संगठन का मतलब व्हाट इज द कॉम्पोजिशन, व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ इकोलॉजी, किस तरह से होता है। तो सबसे पहले तो एक छोटा सा, एक जीव की प्रजाति है ना, कोई एक स्पीसीज, कोई जीव की एक पूरी प्रजाति है और वो बहुत सारी प्रजातियां मिलके क्या होता है, समष्टि, एक पॉपुलेशन बनाती है ना। और उनके समूह को, समष्टि जनसंख्या के समूह से समुदाय बनता है। समुदाय में अलग अलग जीव जंतु आ गए और फिर क्या होता है कि जो है भौतिक कारकों के साथ में उसे क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। मतलब उसके अंदर एनवायरमेंटल फैक्ट भी ऐड कर दिए, और जब एनवायरमेंटल फैक्ट ऐड कर दिए तो उससे क्या बना, बायोम, एक जीव जंतु का पूरा संघ, जहाँ पे जैव और अजैव की पूरी बात कर रहे हैं। और फाइनली जो है इनसे मिलके पूरे के पूरे पृथ्वी के मंडल को क्या बोलते हैं हम लोग, जहाँ पर जीव जंतु निवास करते हैं, जैव मंडल या बायोस्फीयर। तो आपको इंग्लिश हिंदी दोनों टर्म्स पता होनी चाहिए। ऑटेकोलॉजी, सिंकेनोलॉजी क्या है ये पता होना चाहिए। भारत के पारिस्थितिकी तंत्र के जनक, विश्व में जनक कौन है और पहली बार नाम किसने दिया, ये सभी आपको क्वेश्चंस क्लियर होने चाहिए, राइट। अब चलते हैं आगे, है ना। अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रही है कि जो जैविक समुदाय है, जैविक समुदाय का मतलब बायोटिक, बायोटिक का मतलब जो जीवांत है, राइट, जो जीवांत है तो वो बायोटिक कहलाएगा। और भौतिक वातावरण का मतलब एनवायरनमेंट से। तो देखो क्या होता है, जैविक जो समुदाय हैं वो क्या है, देखो आप ये देखो, भौतिक जो वातावरण है वहाँ से तो क्या लेते हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू वाले जो पदार्थ हैं, जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, मॉलिब्डेनम, है ना, इस तरह के तत्वों को लेना। और वो जैविक समुदाय क्या करता है, जो क्रिया करता है, जैसे मान लीजिए मैं ही हूँ, तो मैं जहाँ पर भी अभी बैठा हूँ और ये लेक्चर बना रहा हूँ तो लगातार मेरे में से एक हीट निकल रही है, कौन सी, क्योंकि मेरा टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऊर्जा को वातावरण में छोड़ रहा हूँ, तो उससे क्या होता है, भौतिक वातावरण को ऊर्जा मिलती है और इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है, ठीक है। तो यही जो है ना, ये जो चीज़ है इसे को ही क्या बोला गया है, पारिस्थितिकी तंत्र बोला गया है। अब देखिए एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। अभी तक हम बात कर रहे थे इकोलॉजी की, और पारिस्थितिकी तंत्र जो है, पूरा सिस्टम जो है ना, इस सिस्टम को, ये पहली बार टर्म जो है 1935 में A.G.
टेंसले ने यूज़ की थी? ये एग्जाम के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A.G. टेंसले याद रखना, कार्ल रिटर याद रखना, रामदेव मिश्र याद रखना, अर्नेस्ट हैकल याद रखना और ईयर ऑफ जेनेटिक्स भी याद रखना। और आपको क्वेश्चन में आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में 2016, 2019 और 2020 को किस वर्ष के नाम से घोषित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। देखिए ये प्रश्न जो तीनों है ना बहुत ज़्यादा पूछे गए। सबसे छोटा जो परितंत्र है, स्मॉलेस्ट जो इकोसिस्टम है, वो पानी की बूंद है। उसमें छोटे छोटे जीवाणु बैक्टीरियाज हो सकते हैं। और सबसे बड़ा परितंत्र किसको बोलेंगे हम यदि पृथ्वी पर बोले तो? महासागर। और एक बात याद रखना, सबसे स्टेबल भी पारिस्थितिकी तंत्र यही है। स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि जब इतने सारे जीव जंतु हैं तो उनका इंटरडिपेंडेंस, उनका जो फूड वेब है ना, वो इतना स्ट्रांग है कि किसी एक जीव के मरने पर ऐसा नहीं होगा कि उस पर निर्भर दूसरे जीव मर जाएं, क्योंकि उनके पास दूसरे ऑप्शन है। दैट is why oceanic ecosystem is known as the most stable ecosystem। तो ये बात याद रहेगी। और सबसे बड़ा परितंत्र भी किसको बोलेंगे पृथ्वी पर? महासागर को बोलेंगे, राइट। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं आपके, ये सब जो है पीआरटी वगैरह के लेवल पे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो हम लोग बेसिक क्लास कर रहे हैं, डे बाय डे क्या है, एनवायरनमेंट के एक एक फैक्टर एंड फैक्टर्स को हम पढ़ लेंगे। तो परितंत्र की परिभाषा क्या है? परितंत्र का मतलब इकोसिस्टम, प्रकृति में जैविक मतलब बायोटिक और अजैविक एबायोटिक घटक जो फैक्टर्स हैं से निर्मित ऐसा स्वनियंत्रित है ना, ऑटोनॉमस, सेल्फ कंट्रोल और गतिशील। गतिशील क्यों? क्योंकि लगातार मोमेंट में है ना। ऐसा नहीं होता कि कभी पारिस्थितिकी तंत्र रुक रहा है, जिसमें निरंतर ऊर्जा और पोषक तत्वों का प्रवाह चलता रहता है, जो हमने अभी डायग्राम देखा था। तो लगातार ऊर्जा और पोषक तत्वों का इंटरनली प्रवाह चलता जा रहा है, यही परितंत्र की परिभाषा है। इकोसिस्टम यही होता है। तो इकोसिस्टम जो है पहली बार शब्द किसने दिया था? A.G. टेंसले ने, राइट। अब आगे चलते हैं। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र जो है वे सभी कारक जिनसे परितंत्र का निर्माण होता है, वे सभी फैक्टर जिनसे क्या इकोसिस्टम का निर्माण होता है, पारिस्थितिकी फैक्टर, पारिस्थितिकी तंत्र है ना, घटक कहलाते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र के जो घटक है वो कौन से मेन दो हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र के फैक्टर्स हैं बायोटिक मतलब जैविक और अबायोटिक मतलब भौतिक। तो बायोटिक कौन होंगे? उत्पादक। उत्पादक कौन? प्लांट्स जो हैं, है ना, फ्लोरा जो जगत है पूरा, वो उनको प्रोड्यूसर कहा जाएगा। उपभोक्ता कौन है? जो उनके ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे फर्स्ट कंज्यूमर, सेकंड कंज्यूमर, थर्ड कंज्यूमर, फोर्थ कंज्यूमर। ये सभी हम लोग फूड वेब की पूरी चेन आगे पढ़ने वाले हैं, है ना, खाद्य जाल की। और डिकम्पोजर कौन होते हैं? जो छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं, जीवाणु होते हैं, जो लगातार जो जीव जंतु मर जाते हैं उनको सड़ाकर डिकम्पोज करके उसे जो है ना रिसाइकल कर देते हैं। तो ये अपघटक कहलाते हैं। तो ये तीनों है बायोटिक। क्योंकि ये बायोटिक क्यों है? क्योंकि ये लिविंग हैं, जीवित हैं। और जो जीवित नहीं हैं वो क्या कहलाएंगे? एबायोटिक कहलाएंगे। तो एबायोटिक में कौन कौन से फैक्टर हैं जो फिजिकल होते हैं? जलवायु का फैक्टर होता है, स्थलाकृति कारक, टोपोग्राफिक फैक्टर, इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? टोपोग्राफिक फैक्टर। देखिए इंग्लिश हिंदी दोनों पे अपना ऐसा नियंत्रण पा लीजिए आप कि है ना, आपको जहाँ पर भी पढ़ रहे हैं कोई सा भी टर्म आ जाए यू कैन ईजिली डाइजेस्ट थिंग। और मृदीय कारक है ना, मृदीय कारक एसिडो है ना, एसिडो फैक्टर जो है ना, तो मृदा का फैक्टर जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार की मृदा है तो कैसे जो है पदार्थ उत्पन्न होंगे। तो देखिए जैविक कारक में हम लोग एक एक बात को एक बार पढ़ लेते हैं कि जो जैविक कारक है उसमें सबसे पहले कौन आ रहा है? उत्पादक। उत्पादक क्या होते हैं? जो पेड़ पौधे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ये करेंगे, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेंगे और इसी से ही अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, ऑटोनॉमस प्रोसेस है इनका। तो ऐसे जीव जंतु कौन कौन है? ऐसे मतलब जो इन्हीं को क्या बोला जाता है? स्वपोषी। स्वपोषी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? ऑटोट्रॉप्स। स्वपोषी को इंग्लिश में ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है, राइट, ऑटोट्रॉप्स। तो इनको स्वपोषी कहा जाता है क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो जल के अंदर तो क्या है? एल्गी, शैवाल, आपको पता होगा शैवाल। कमेंट बॉक्स में बताइए शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं। और जलोद्भिद जो भी हाइड्रोफाइटा हैं, जो पानी के अंदर रहते हैं, जैसे सिंगाड़ा, जैसे कमल, तो ये जलोद्भिद पादप हैं, है ना। मरुद्भिद क्या होते हैं? वो ज़ेरोफाइटा होते हैं, राइट, ज़ेरोफाइटा। तो मरुद्भिद पादप उन्हें कहते हैं, है ना। अब देखिए जल जो तंत्र है वो एक्वेटिक आ गया। स्थल तंत्र टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल मतलब ये तो हो गया वाटर में और ये लैंड में। टेरेस्ट्रियल का मतलब लैंड में। तो घास, हरे पादप। और देखो घासों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्रोस्ट्रोलॉजी। ये कभी भी मिलान करने के लिए आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऐसे एक एक पॉइंट आपको जो है ना क्लियर होना चाहिए। एग्रोस्ट्रोलॉजी इज नोन एज द स्टडी ऑफ ग्रासेस, राइट। तो अब आगे चलते हैं।
अब आ रही है बात कंज्यूमर कौन है, सेकंड पॉइंट बायोटिक में। तो कंज्यूमर कौन है? प्रकृति में जीव जो अपना पोषण पादपों या अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं, मतलब जो डिपेंडेंट है, निर्भर हैं, है ना। तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन होगा? प्राथमिक उपभोक्ता वो जो है सीधा सीधा पेड़ पौधों पे जो ऑटोट्रॉप्स थे उन पर निर्भर करता है, और ये शाकाहारी हर्बीवोरस कहलाते हैं। तो कीट, गाय, बकरी, ये सभी क्या हैं? शाकाहारी हैं, क्योंकि सीधा पादपों पर निर्भर करता है। जो प्राथमिकों के ऊपर डिपेंडेंट हैं वो द्वितीयक उपभोक्ता कहलाएंगे, है ना। तो मांसाहारी कार्निवोरस जितने भी हैं, मेंढक, लोमड़ी, तृतीयक उपभोक्ता इनके भी ऊपर जो होते हैं उन्हें तृतीयक उपभोक्ता कहा जाता है। एक बात याद रखना, कभी भी आपको ये पूछा जाए शेर क्या है, टाइगर क्या है, तो आपको हमेशा सेकेंडरी नहीं बताना। आपको ऐसा लग सकता है कि भाई ये गाय बकरी को भी तो खाता है, लेकिन ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है शेर, टाइगर, मगरमच्छ, सांप, इन सभी को याद रखना कि ये है ना टर्शरी कंज्यूमर है, तृतीयक उपभोक्ता। और चतुर्थ उपभोक्ता भी होते हैं जो शीर्ष टॉप कंज्यूमर होते हैं, तो उनमें मानव को हमेशा याद रखना, है ना, शीर्ष उपभोक्ता, है ना, तृतीय उपभोक्ता। शीर्ष उपभोक्ता कौन से होते हैं? जो सबसे शिखर पे हैं। तो एक बात याद रखना, जो गिद्ध होता है, जो ईगल है, चील है, चूंकि वो सांप को भी खा लेती है, और मोर भी सांप को खा लेता है, और मनुष्य जो है सबसे टॉप पर है, क्योंकि मनुष्य इन सभी को क्या करता है? इनको एक्सप्लॉइट करता है। इसलिए आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो जैविक कारकों में लास्ट पॉइंट आ रहा है अपघटक, जो डिकम्पोज कर देते हैं, सूक्ष्म जीव जो मृतोपजीवी भी कहलाते हैं। इनको एक और टर्म भी बोला जाता है, इंग्लिश में बहुत अच्छा टर्म आता है, देखो, सैपेरोफाइट, सैप्रोफाइट्स, है ना, सैप्रोफाइट्स भी इन्हें कहा जाता है। एग्जाम में याद रखना, सैप्रोफाइट्स क्या है? जो मृतों को, डेड प्लांट और एनिमल को खाते हैं, है ना, उनको भक्षण करते हैं। याद रखना, कभी भी अपघटक कोई वायरस नहीं होता। वायरसेज आर नॉट डिकम्पोजर, ओनली बैक्टीरियाज आर डिकम्पोजर। ये लाइनें पूछी जाती हैं, निम्न में से कौन सा कथन गलत है करके, है ना। तो डिकम्पोजर कौन हो सकते हैं? जीवाणु या फिर कवक हो सकते हैं। और आपको ये बात भी पता होगी, एंटीबायोटिक्स केवल और केवल किन से बनाए जाते हैं? जीवाणु या फिर कवक से ही एंटीबायोटिक्स बनाए जाते हैं, है ना। एंटीबायोटिक्स जो जीवाणु प्रतिरोधी बना के और हमको टैबलेट्स, दवाइयाँ दी जाती हैं। तो इनको, कवक और जीवाणु को सूक्ष्म उपभोक्ता या माइक्रो कंज्यूमर भी कहा जाता है, इनको डिकम्पोजर भी कहते हैं। तो देखो अगला जो पॉइंट आ रहा है वो है अजैविक घटक। तो सबसे पहला आ गया जलवायु कारक, मतलब क्लाइमेटिक फैक्टर। तो कहीं पर आर्द्रता अलग अलग है, कहीं पर वर्षा की मात्रा, दाब, लाइट, टेम्परेचर, वायु, है ना, ये सभी जलवायु कारक हैं। और इसके कारण क्या होता है? जीव जंतुओं पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अलग अलग टेम्परेचर इफेक्ट और अलग अलग क्लाइमेटिक इफेक्ट के कारण जंतुओं की संख्या अलग अलग होती है। जैसे नमी की मात्रा डेजर्ट में बहुत कम होती है ना, भले वो शीत है या ग्रीष्म मरुस्थल है ना, गर्म मरुस्थल है, दोनों में ही नमी की मात्रा बहुत कम होती है, और इसीलिए क्या है, वहाँ पर जीव जंतु ज़्यादा पनप नहीं पाते हैं। तो क्लाइमेटिक फैक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। स्थलाकृति मतलब कि टोपोग्राफिक फैक्टर, है ना, टोपोग्राफिक फैक्टर कि पर्वतों की दिशा कैसी है, कितनी ऊंचाई है, पर्वतों की ऊंचाई कितनी, ढलान की मात्रा कैसी है, तो ये सभी टोपोग्राफिक फैक्टर होते हैं, है ना। कहाँ पर जो है नदियाँ हैं, पानी की मात्रा क्या है, तो मल्टीपल फैक्टर्स आर वर्किंग। और ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट पूछा हुआ है। एडेफिक, एडेफिक का मतलब हो गया कि सॉइल फैक्टर, जो एडेफिक, तो अलग अलग सॉइल में, जैसे काली मिट्टी में आपको पता होगा, काली मिट्टी में लेग्यूम्स वगैरह आराम से उग जाते हैं, है ना। तो काली मिट्टी और अलग अलग मिट्टियों के अपने अपने प्रकार हैं। तो देखिए मिट्टी का एक तो स्ट्रक्चर कैसा है और उसका टेक्सचर कैसा है, रंग वगैरह, तो इससे मृदा उपयोगी सभी, जैसे कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से हैं, इनमें मृदा में प्रोटीन, वसा, सेल्यूलोज, स्टार्च वगैरह, ये सब पादपों को, है ना, बनाते हैं। और जब ये पादप खत्म हो जाते हैं, है ना, डिके हो जाते हैं, तो यही वसा किस में मिल जाती है? मरने के बाद में उनके मृदा में चली जाती है। और अकार्बनिक में जल और खनिज लवण, मतलब मिनरल्स। तो इसी तरह से क्या होता है, पादप मिनरल्स यहाँ से लेते हैं, राइट। तो देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं, अब ये सब एग्जाम में पूछे गए हैं। पर्वतों का अध्ययन, ये मैंने आपको लास्ट किसी एक लेक्चर में इंग्लिश में भी पढ़ा है। आपको ऐसा लगता है कि आपकी इंग्लिश कमज़ोर है, तो मेरा ग्रामर और वोकैबलरी का वेरी इन डेप्थ जो सेक्शन है वो आपका चल रहा है। तो आप जब भी आपको लग जाए ना कि हाँ भाई मुझे पढ़ना है, तो आप शुरुआत से चैनल के एक वीडियो को, है ना, अपने टास्क को कवर करते हुए चलें। जैसे मैं भी जो है लगातार जो है ना 4, 5, 6 वीडियोज़ रिकॉर्ड करके डेली आपको पोस्ट कर रहा हूँ। तो आप लोगों को भी ये आदत में आएगा ना, तभी आपको है ना एक चीज़ पर परफेक्शन आ जाएगा।
आर्द्रता की मापन, आर्द्रता ह्यूमिडिटी का मापन किसमें होता है? हाइग्रोमीटर में। वायु की गति एनेमोमीटर, है ना, एनीमोमीटर नहीं, एनेमोमीटर। वायु दाब किस में मापा जाता है? बैरोमीटर में। वर्षा को जो मापा जाता है वो यूडोमीटर में, रेन गेज। ये सब एग्जाम में पूछे हुए हैं। रेन गेज इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है और यहाँ पर जो है ना ये मानक लिखे होते हैं इस तरह से, और है ना जितनी वर्षा हुई है वो उतनी मतलब उस क्षेत्र में जो है मिलीमीटर में वर्षा हुई है, तो इस तरह से माप लिया जाता है। वायुयानों की ऊंचाई जो है ना अल्टीमीटर में मापी जाती है और एनेमोमीटर में वायु की गति, वर्षा यूडोमीटर में। और आपने सुना होगा कि ज़्यादा ऊंचाई से जिसको डर लगता है उसको क्या बोलते हैं? अल्टोफोबिया। तो ये शब्द जो है ना आपस में रूट वर्ड से जुड़े हुए हैं, राइट। अब देखिए, किसी क्षेत्र में निश्चित समय पर उपस्थित समस्त कार्बनिक पदार्थ की मात्रा है ना क्या कहलाती है? खड़ी फसल कहलाती है। उपस्थित समस्त कार्बनिक पदार्थ की मात्रा, है ना, स्टैंडिंग क्रॉप। कैसे? मान लीजिए ये कोई पूरा भूभाग है, तो यहाँ पर कार्बनिक पदार्थ किस में पाए जाएंगे? सबसे ज़्यादा पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। तो कार्बनिक पदार्थ का परसेंटेज जितना है ना, वही उसी को स्टैंडिंग क्रॉप कहा जाता है, खड़ी फसल, राइट, है ना। किसी क्षेत्र विशेष में निश्चित समय पर उपस्थित समस्त अकार्बनिक पदार्थों की मात्रा जो है उसे खड़ी अवस्था, स्टैंडिंग स्टेट कहा जाता है। तो कभी आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाए स्टैंडिंग क्रॉप्स क्या है, तो उस स्थान विशेष क्षेत्र, है ना, एक जो है यूनिट किलोमीटर, है ना, एकांक क्षेत्रफल में पाई जाने वाले कार्बनिक पदार्थों की मात्रा खड़ी फसल है, स्टैंडिंग क्रॉप। और एकांक क्षेत्रफल में जो अकार्बनिक मटेरियल्स हैं उनकी मात्रा को क्या बोला जाता है? स्टैंडिंग स्टेट कहा जाता है। ये बहुत एडवांस टर्म है, कभी आ जाए तो आप आंसर दे सकते हैं। फ्लोरा जब भी शब्द आएगा इसका मतलब पादपों की बात हो रही है, तो किसी परितंत्र में उपस्थित या पाए जाने वाले समस्त प्रकार के पादप प्रजातियां फ्लोरा कहलाती है। और फोना कौन कहलाता है? जो समस्त प्रकार के जीव जंतु हैं। तो फ्लोरा एंड फोना इसलिए हम कहते हैं इन्हें, राइट। देखिए ये जो क्वेश्चन है, जो मैं बोल दूं ना, ये क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये कई बार पूछा गया है। कोई भी परितंत्र ऊर्जा की दृष्टि से हमेशा खुला परितंत्र होता है, जबकि पोषकों की दृष्टि से हमेशा बंद परितंत्र होता है। इसका कारण क्या है? तो मैं एक छोटा सा इसका कारण ना आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। यदि आगे ही दिया हुआ है तो मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। हाँ, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। देखिए ये एक परितंत्र है ना, कि भाई सूर्य से ऊर्जा मिली और सूर्य की 1% ऊर्जा जो है ना, जो पृथ्वी पर आ रही है, सूर्य की कुल ऊर्जा जो पृथ्वी पर आ रही है, उस कुल ऊर्जा का 1% पादप जो है एब्जॉर्व कर लेते हैं। तो उसमें से आप देखते हैं कि हर अगले प्रोसेस में 90% जो है ना ऊर्जा रिलीज हो जाती है। फिर शाकाहारी से भी 90% ऊर्जा निकल जाती है, मांसाहारी से भी 90। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि ऊर्जा जो है ना हमेशा बाहर निकल रही है, इसीलिए खुला तंत्र है। जबकि देखिए अब आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए किसी भी परितंत्र में ऊर्जा की दृष्टि से वो परितंत्र जो इकोसिस्टम है, ऊर्जा के मतलब एनर्जी पर्सपेक्टिव से, इट विल ऑलवेज बी एन ओपन सिस्टम, क्योंकि ऊर्जा का पुनर्चक्रण नहीं होता, रिसाइकलिंग नहीं होती। वो तो ऊर्जा जो है वो वातावरण में निकल जाती है। लेकिन आपने देखा होगा कि जो पेड़ पौधों ने ज़मीन से जो मिनरल्स लिए हैं उनको जो है जीव जंतु खाएंगे, जीव जंतु को कोई जानवर खाएगा, उन जानवर को कोई और जानवर खाएगा, फाइनली वो सब मर जाएंगे। तो डिकम्पोज करके जो है बैक्टीरिया या कवक जब उनको अपघटित करेंगे तो वापस से वो पोषक पदार्थ किस में चले जाएंगे? ज़मीन में चले जाएंगे। तो इसलिए ये साइकिल बिल्कुल ब्लॉक या बंद रहता है। इसीलिए कोई भी परितंत्र पोषक पदार्थों, है ना, मिनरल्स की दृष्टि से इट विल ऑलवेज बी व्हाट? अ क्लोज्ड सिस्टम। तो ये बात समझ में आ गई। तो जैव ये रासायनिक चक्रण जो है वो हमेशा बंद साइकिल में होता है, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं? बायो जियो साइकिल, जो हमेशा लगातार साइकिल बंद साइक्लिक क्रम में चलता रहता है ना। अब देखिए दो प्रकार के चक्र आ रहे हैं, दो प्रकार के साइकिल आ रहे हैं, है ना। जैव भू रासायनिक साइकिल क्या है? देखिए एक तो है एरोबिक साइकिल और एक है सेडिमेंट्री साइकिल। एरोबिक का मतलब वायु से है, सेडिमेंट्री का मतलब लैंड से है। तो पोषक तत्व जो जैव से वायु में, वायु से मृदा में तथा मृदा से पुनः जैव में आ जाते हैं, है ना। ऐसे जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगा? वायवीय प्रोसेस, क्योंकि उसमें एयर का बात आ रहा है। और अवसादी कौन सा कहलाएगा? जो पोषक तत्व जैव से भूमि में आते हैं। तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन, ये जो गैसेस जितनी भी हैं वो सबसे पहले क्या होती हैं? जैव में, जैव से वायु में, जो कि हम लोग एक्सेल निकाल रहे हैं, हम लोग श्वसन, और उसके बाद में क्या होता है? वो मृदा में। तो ये वाली साइकिल पूरी चलती रहती है।
तो ये कौन कौन से साइकिल है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर साइकिल, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की जो साइकिल है वो एरोबिक साइकिल कहलाएगी। जबकि जो है सेंडिमेंट्री कौन सी है? जो हमेशा केवल भूमि से, लैंड से, और जीव में, जीव से लैंड में, ये वाला। तो फॉस्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल और कैल्शियम साइकिल जो है ये हमेशा जो है लैंड से जीव में, जीव से लैंड में, लेकिन ये जैव से वायु में, वायु से मृदा में, मृदा से जैव में। तो ये साइकिल जो है आपको समझ में आ गई होगी कि वायवीय एरोबिक साइकिल क्या है और सेंडिमेंट्री साइकिल क्या है ना। देखिए अब जो सेक्शन है ये पूरा टेबल ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। तो देखिए सबसे पहले आप क्या देख रहे हैं? सूर्य जो है हमको जितनी बहुत ज़्यादा ऊर्जा देता है सूर्य, और उसका सूर्य का बहुत ही छोटा पार्ट जो है ना वो पृथ्वी पर आता है। तो पृथ्वी के पास जो कुल ऊर्जा आ रही है ना उसका केवल 1% जो है ना पादप अपने प्रकाश संश्लेषण में उपयोग करते हैं, राइट। और पादपों को कौन खाएंगे? शाकाहारी जीव खाएंगे, राइट। तो एक बात याद रखना, पादप जो हैं इस पूरी प्रक्रिया में 90% ऊर्जा को तो निष्कासित ही कर देते हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है? मान लीजिए ये कोई पूरा पादप है और ये जीव जंतु है, मान लीजिए ये जीव जंतु है ना। तो मानो इन्होंने इसको खाया, तो इसको खाने पर याद रखना ऐसा नहीं है जैसे मान लीजिए मैं 1 किलो, मतलब मैं मान लीजिए कि है ना 4 रोटी खाता हूँ, 4 रोटी और दाल, है ना, 4 चपाती और दाल लेता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि ये जो पूरी ऊर्जा है ना वो पूरी ऊर्जा में ही तब्दील होगी, उसमें से कुछ वेस्ट पदार्थ भी बनेगा, है ना। ऊर्जा तो केवल और केवल 10% ही मिलेगी मुझे। मतलब मैंने 100 किलोग्राम खाया है ना कुछ भी खाना, तो 10 किलोग्राम ही ऊर्जा मेरे शरीर में मिलेगी। इसी को लिंडेमान का 10% का नियम भी कहते हैं। तो किसने बताया था? ये लिंडेमान ने बताया था, राइट। तो देखिए यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे जो जितना पादप खाया है शाकाहारियों ने उसका केवल 10% इनको ऊर्जा ट्रांसफर होती है, बाकी तो क्या है ये वेस्ट पदार्थ में और ऊष्मा के रूप में, अलग अलग तत्वों के रूप में निकल जाता है। फिर प्राथमिक उपभोक्ता से जब द्वितीयक उपभोक्ता में आते हैं, फिर जो शाकाहारी, क्योंकि आपको पता है जो शाकाहारी है उनकी जो हड्डियां हैं वो हड्डियों से तो ऊर्जा मिलेगी नहीं, मांस से ही मिलेगी, क्योंकि जानवर तो मांस को खाएगा। तो केवल 10% ऊर्जा ही आगे जाती है, बाकी 90% जो है ना ऊष्मा के रूप में। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको पूरा प्रोसेस बता देता हूँ कि उत्पादक जो हैं उनकी बायोलॉजिकल प्रोसेस में 90% ऊष्मा खत्म हो जाती है। जो पहले शाकाहारी जो जीव हैं वो ऊष्मा में पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं। फिर मांसाहारी के पास भी केवल 10% ही ऊर्जा जा पाती है और वो 90% विकिरण के रूप में। और फिर मांसाहारी से उच्च मांसाहारी जो है, हाई जो है, उनमें भी केवल 10% ऊर्जा जा पाती है। और फाइनली डिकम्पोज जब है ना, जब ये जीव जंतु मर जाते हैं उनको जो डिकम्पोज करते हैं तो उसमें भी केवल 10% ऊर्जा ही आगे जाती है। इसे लिंडेमान का 10% का नियम भी कहते हैं। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, देखो उत्पादक है, यदि इसके पास 50,000 जूल थी तो अगले वाले क्रम में 5,000 जूल जाएगी, फिर 500 जूल, फिर 50 जूल और फिर 5 जूल। तो ये जो प्रोसेस है ना, इसको आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इसमें कुछ आंसर्स दिए आपको। उत्पादकता क्या है? प्राथमिक कहते हैं या इनको कंपोजर कहते हैं, है ना। इसका द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ और पंचक, तो ये होते हैं, है ना, इनके जो है सीक्वेंसिंग। देखिए कुछ पीड़कनाशी होते हैं जो फर्टिलाइजर्स वगैरह है, जैसे डीडीटी है, डीडीटी, है ना। तो डीडीटी क्या होता है? जो मान लीजिए किसी मृदा में हमने डीडीटी डाला तो उसकी सबसे कम मात्रा किसमें पाई जाएगी? पादपों में। अगले में जैसे ही जाते जाएंगे ना तो याद रखना ऊर्जा तो स्तर तो कम होता है, लेकिन जो पीड़कनाशी होते हैं, जो फर्टिलाइजर्स हैं या जो है ना इंसेक्टिसाइड्स वगैरह जो हैं, तो हर अगले क्रम में क्या होता है? इन जीव जंतुओं की वसा में इनकी मात्रा बढ़ती चली जाती है। तो सबसे उच्च लेवल पे जो होता है ना उनमें सबसे ज़्यादा इसकी मात्रा पाई जाती है। इसका मैं आपको एक बेस्ट एग्जाम्पल बताता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। आपने सुना होगा जो भी आप लोग मवेशी वगैरह पालते हैं, गाय भैंस वगैरह, उनके पैरों में, जोड़ों में जब भी दर्द होता है तो हम लोग उनको डिक्लोफेनेक नाम की एक दवा देते हैं। और डिक्लोफेनेक से क्या होता है? उनके जो जीव जंतु खड़े रहते हैं लंबे समय तक, इनके अंदर जो है
घुटने की जो इनके टखनों की जो दर्द है वो खत्म हो जाता है। लेकिन ये डिक्लोफेनेक जो है ना, जब ये जीव जंतु मर जाते हैं और इनको गिद्ध वगैरह खा रहे थे, तो गिद्ध की किडनी फेलियर के कारण क्या हो रहा था, कई सारे गिद्ध मर गए। तो उसके बाद में क्या है, हमने क्या करा, डिक्लोफेनेक दवा को पूरी तरह से बंद कर दिया। ये डिक्लोफेनेक जो है ना, ये दर्द निवारक होती है ना, एंटी जो है पायरेटिक भी कहते हैं इन्हें, है ना, और एनाल्जेसिक भी कहते हैं। एनाल्जेसिक का मतलब जो दर्द निवारक है, तो वे दवाएं जो दर्द निवारक हैं उन्हें एनाल्जेसिक भी कहा जाता है। तो मैं जो जो टर्म बोल रहा हूँ ना, एक एक टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आगे चलते हैं। तो ये बात पता चल गई, पीड़कनाशी की मात्रा हर अगले क्रम में बढ़ता जाएगा, लेकिन ऊर्जा की मात्रा हर अगले क्रम में, है ना, पोषक स्तर जो है वो ऊर्जा के तौर पे कम होता जाएगा। तो देखिए पोषी स्तर क्या होता है, एक वर्ग से जीवों के दूसरे वर्ग में जो ऊर्जा का स्थानांतरण है वो पोषी स्तर है। मतलब, है ना, पोषण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है। किसी भी परितंत्र इकोसिस्टम का जो अंतिम परम मेन सोर्स है ऊर्जा का, वो कौन है, यदि हम पृथ्वी की बात कर रहे हैं तो, या फिर हमारे सौर मंडल की बात करें, सोलर सिस्टम की, तो सूर्य ही जो है परितंत्र का मेन हिस्सा है, राइट। उसके बाद में बात आ रही है, परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है। द एनर्जी विल फ्लो इन यूनिडायरेक्शनल फॉर्म। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में एक सीक्वेंस में जाएगी, तो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होती है। कौन, जो पोषण का प्रवाह है। और हमेशा है ना, हमेशा क्या याद रखेंगे, पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर जब जो ऊर्जा पहुंचती है तो केवल और केवल कितनी होती है, 10% स्थानांतरित होती है। इसे ही लिंडेमान का नियम कहते हैं। शेष 90% ऊर्जा जो है वो विकिरित हो जाती है ना, बाहर निकल जाती है, और इसे ऊर्जा का 10% का स्थानांतरण नियम भी कहते हैं। दिस इज नोन एज 10% ट्रांसफर लॉ ऑफ एनर्जी। तो ये एक एक पॉइंट जो है आपको एकदम क्लियर होने चाहिए। हम लोग आगे चलते हैं। तो देखिए ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया। तो ऊर्जा का स्थानांतरण का 10% का नियम आर लिंडेमान ने दिया। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार। तो आपको पता होगा, मैं आपको फिजिक्स वाला जो सेक्शन पढ़ाऊंगा उसमें थर्मोडायनेमिक्स के सभी नियम्स के बारे में चर्चा करूंगा। तो आपसे यदि पूछा जाए कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कौन से थर्मोडायनेमिक्स का नियम लग रहा है, ऊष्मागतिकी का नियम लग रहा है, तो आप बताएंगे प्रथम ऊष्मागतिकी का नियम लग रहा है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसके आगे वाला जो सेक्शन है यहाँ से हम लोग आगे करेंगे। तो आप लोग लगातार जुड़े रहिए और किसी भी वीडियो को पूरा देखें, और यदि आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो उसको सीक्वेंस में देखने की कोशिश कीजिए, और अपने दोस्तों को, अच्छे साथियों के साथ, है ना, अच्छे नेटवर्क में आपके जो भी एजुकेशनल ग्रुप्स हैं उनमें ज़रूर शेयर करें। और केवल यही जो है मेरी गुरु दक्षिणा हो जाएगी कि आप जो है अच्छे एजुकेशनल चैनल पर इनको शेयर करेंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।